के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, प्री या मेंस लिखा है या कभी इंटरव्यू तक पहुंचे? हाँ, कोई है जिसने मेंस लिखा हो, पीसीएस का या आईएएस का? अच्छा, अभी के कभी प्री में बैठे हैं आप लोग? कितने लोग प्री में बैठे हैं? ठीक है, हाथ उठाएं प्री वाले लोग। बस मैंने चिन्हित कर लिया है। ये प्री वाले जो देखिए, चर्चा वन साइड जब होती है ना, तो बहुत बेहतर परिणाम तक नहीं होती है। तो जब चर्चा एक डिस्कशन फॉर्म में होती है, एक संवाद आधारित होती है, तो वो जो संवाद आधारित चर्चा होती है वो एक सही परिणाम की तरफ, एक सही रिजल्ट की तरफ जाती है। तो इसमें जो लोग अभी 4-5 लोग हैं जिन्होंने पीटी एग्जाम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बैठे हैं, तो जैसे आप भी बैठे हैं, अभी आपने बताया, मुझे आप बताएं कि जब आप प्री में बैठे थे तो उस समय तैयारी कितने दिनों की है आपकी? अभी शुरू किया आपने? ठीक है, मैं आज के इस सत्र को, आज के सेशन को 2 पार्ट में बांट लूंगा। एक तो पार्ट फर्स्ट, और कि आपको क्या दिक्कत फील हुई या क्या आपको लगा कि हमारा किस सेगमेंट पर हमारा वीक पॉइंट है और हमें किस पर काम करने की जरूरत है, आप ये मुझे थोड़ा। सर, पहले जब स्टार्टिंग में मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें सर हम जब मतलब एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ पे 1 से लेकर जैसे 150 तक क्वेश्चन होते तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि टाइम शॉर्ट की, हालांकि टाइम तो सबके लिए वही होता है। और ये समस्या आपकी क्या जीएस वाले पार्ट में है या सी साइट में है या जीएस में भी है? सर जीएस में भी है, लेकिन सर मतलब स्टार्टिंग में होता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा सर ने बताया तो लगभग। हाँ, ऐसा तो बहुत कम होता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। मेंस में तो ये है, मुख्य परीक्षा में ये है कि आपके प्रश्न छूट जाएं अगर आपकी जो राइटिंग स्किल है, जो लेखन कौशल है, अगर वो बेहतर नहीं है तो मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न छूट जाएंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन पीटी एग्जाम में सिविल के और व्यक्ति क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे ना कर पाए, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, जैसे आपका जो एसएससी के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तो एसएससी में मैथ और इंग्लिश की बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ पे केवल आपको जानकारी है ये नहीं, बल्कि आपकी स्पीड कितनी मेंटेन है, ये बहुत मायने रखती है इन परीक्षाओं में। लेकिन सिविल में समय की शॉर्टेज अगर जो होती है, जो समय को लेकर के दिक्कत होती है, वो मुख्य परीक्षा में होती है, लेकिन प्री में ऐसा नहीं देखा गया है। ये प्रॉब्लम टाइम शॉर्ट की यहाँ पे देखी जाती है, ये मेंस में। और उसको हम कैसे कवर करेंगे, वो सब बातें हम उस दिन के सेमिनार में करेंगे। हालांकि आज मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं पॉइंट पर डिस्कस करूँ, टॉपिक पर करूँ, इसलिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें कर भी लूँगा, तो ठीक है। और दूसरी कोई बात? ठीक है। उधर जो 3-4 लोग थे, आपका क्या अनुभव रहा जब आप पीसीएस, अच्छा आईएएस में भी बैठे हैं या पीसीएस में? केवल पीसीएस में क्या अनुभव रहा आपका? हाँ बताएं, आप बताएं। क्वेश्चन करना इसका सवाल आते हैं। हाँ, जब होता है कि ए बी की व्याख्या करता है, और दूसरा होता है ए जो है बी की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। इनमें प्रॉब्लम होती है कब वो व्याख्या करता है, कब नहीं करता है। कब नहीं, क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत होती है सर। ठीक है, समझ गया। और उसके अलावा हाँ ठीक, नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी 3-4 लोग बैठे थे, उसमें से और कोई बताए आपको क्या लगा, क्या अनुभव रहा? दरअसल ये 4-5 लोगों का अनुभव नहीं है, ये अनुभव तो हर एस्पिरेंट का होगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसके अनुभव इस क्लास को संचालित किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जो आपकी जिज्ञासा होती है, जो आपकी समस्या है, उसके मद्देनजर जब क्लास को संचालित किया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर और फलीभूत होती है। अन्यथा फिर एक वन साइड व्याख्यान होता है ना, वन साइड व्याख्यान वो बहुत कारगर नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट कौन है? और 3-4 लोग थे, कोई अनुभव नहीं है क्या? एक्सपीरियंस लैक हो गए हैं, अनुभव शून्य है।
कुछ नहीं है तो यही पूछ लूँगा, फिर गोली कौन बोल रहा है? सर पेपर दिया नहीं था, अभी हाँ। आर का पेपर हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। आर का आर का पेपर जो रिसेंटली हुआ, हाँ, ठीक है, तो मेरा अटेम्प्ट मेरे सबसे अच्छा हुआ था। ठीक है। बट एक दिक्कत ये आता है सर कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यूनिक होते हैं, हाँ, तो उस पर मतलब टाइम देना है या नहीं देना, या फिर मतलब जो जैसे कैसे हमने unique क्वेश्चन कितने का अटेम्प्ट, मतलब सर जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ अजीब से वर्ड लिखे हुए थे, जैसे सर आप जो अफगानिस्तान साइड वाला स्टेट वैसा शायद कुछ पूछ रखा था वो उस एंशिएंट हिस्ट्री में सर, तो वो चीज़ समझ में प्रश्न याद आ रहा है आपको? नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि यूनिक क्वेश्चन, अब यूनिक क्वेश्चन की जब बात कर रहे हैं ना, तो यूनिक क्वेश्चन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए यूनिक हो वो आपके लिए भी यूनिक हो। आपका यूनिक कुछ और हो सकता है, आपका यूनिक कुछ और हो सकता है। हालांकि अपने इन्होंने यूनिक क्वेश्चन में एक संकेत किया है कि जो कुछ विशिष्ट शब्दों की बात कर रहे हैं क्या? सर वो ईरान के साइड का कुछ शब्द वही करके लिखा हुआ था, समझ में बिल्कुल ओके, नहीं आता, ठीक है। था। इनका कहने का मतलब ये है कि पर्सिया Yes, sir. से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्या ऐसा क्वेश्चन, हाँ समझ गया मैं, वो एग्जाम में आए, पर्सिया है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट है, मिस्र है, क्या इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आए? मैं हिंदी भी खूब बोलता हूँ, नहीं तो समझिए आप, हिंदी मेरी ठीक ठाक है, मैं हिंदी ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल तो ठीक होगी, तो लेकिन इंग्लिश मीडियम का बैच भी पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा सा, लेकिन आप घबराएंगे नहीं, हिंदी ठीक है, जो हिंदी लिखता भी हूँ। तो जैसे मिस्र है, इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो क्या उसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। और मैं सब पे अभी बात करूंगा, ये तो अभी आपके प्रश्न हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, इन पर हम अभी डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और किसी का कोई, अब जो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, आपकी क्या जिज्ञासा है कि सिविल की तैयारी करनी तो है, लेकिन इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, बहुत दिग्गज लोग बैठते हैं, बहुत पढ़ने वाले लोग बैठते हैं, बहुत पढ़ाकू लोग बैठते हैं, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी तो हिंदी मीडियम के हैं, क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे ना दिमाग में। अब आप लोग इसको आराम से पूछ लीजिए, फिर मैं एक साथ उस पर बोल दूँगा। हाँ यूपी स्पेशल ऐड किया गया, हाँ, यूपी स्पेशल, ठीक है, मेंस में, हाँ वो कहाँ था? ठीक है। यूपी स्पेशल का कंटेंट कहाँ से मिलेगा? हाँ, और आप लोगों का तो ऐसा चल रहा है जैसे मुहर्रम का मातम, और वो पहले ही दिन होता है, और उसके बाद जब मैं क्लासेस लेना शुरू करूंगा तो फिर यही कहना पड़ेगा जरा शांत बैठो। हालांकि वो सर जान रहे होंगे, और सर ने मुझे ये बताया है कि बच्चे बड़े सभ्य हैं, और वो मुझे दिख रहा है फिलहाल। अब वो कितने दिनों तक उम्मीद करता हूँ, तो पूरे टाइम तो रहना भी पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बहुत ही सख्त तो नहीं कहिए, लेकिन मेरा मानना ये है जो कार्य जितने देर तक करे उसको बेहतर तरीके से करें। हाँ, इंटरटेनमेंट के साथ क्लास होती है, तो कोई भी टीचर होगा, तो टीचर कसाई की तरह तो हो नहीं सकता। कोई भी टीचर अगर कसाई की तरह पढ़ा रहा है तो फिर वो टाइम पास कर रहा है, मतलब उसको ये है कि हम 2-3 घंटे खड़े हो जाए बिना रुचि के साथ। और आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब पहले मेरी रुचि हो, मुझे मजा आए। अगर मैं 5 घंटे की क्लास लेता हूँ, नहीं निकलता हूँ, इसका मतलब मुझे मजा आता है। तो मैं थोड़ा सा फिट नहीं हूँ, इसलिए आज 4 घंटे की रखा है, नहीं तो 5 घंटे 6 घंटे की क्लास होगी। हाँ, उसमें आप चाहेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। अब हम तो इस तरह की थोड़ा सा क्षमता डेवलप कर चुके हैं, अब आपका मुझे आइडिया नहीं कि आप कितनी देर तक बैठ पाएंगे, है कि नहीं? तो हाँ, और किसी का कोई प्रश्न इधर से? अब जो नए लोग हैं, हाँ पूछना चाहें? हाँ मैम, आप भी बैठी थे पीछे से, बता रही थी। अच्छा, और हाँ सर जैसे BCS है, RO है और DO है, अगर एक साथ हम इसको मतलब एग्जाम देना चाहें तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, आपका ये है कि BCS, RO
ARO और BEO, जी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात करें ना, खंड शिक्षा अधिकारी, ये तो इसकी तैयारी क्या हम एक साथ कर सकते हैं? और एक साथ करने में इन एग्जाम्स में, इन परीक्षाओं में हमें किसी एक में बैठने के लिए एक्स्ट्रा क्या एफर्ट डालना पड़ेगा? मैं समझ गया बात। हाँ ठीक है। और किसी का? हाँ तो जैसे एग्जाम टाइम में होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे किया जाए? ओके ठीक है। रिवीजन का मामला है भाई, रिवीजन है ना, कैसे करें और क्यों करें? तो क्यों करें ये तो पता ही आप लोगों को है ना। और जो क्यों, और मैं आपको बताऊं, रिवीजन करना ये बहुत ही मुश्किल भरा कार्य लोगों को लगता है। आज इन्हीं सब पे तो बात करना है। जब आप कगार पर होते हैं एकदम सिलेक्शन के और फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी क्या वजहें हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं, इन्हीं सब पे तो बात करना है। कई बार बिल्कुल वो सिलेक्शन के एकदम मोड़ पे होता है, कगार पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लैक होती है जिसकी भरपाई, पूर्ति नहीं हो पाती और फिर बार बार असफल होता है। हालांकि ऐसा कोई चमत्कार जैसा नहीं है, मैं बिल्कुल चमत्कार में तो मैं कुछ विश्वास ही नहीं करता हूँ। कार्यकारण सिद्धांत समझ पा रहे ना, बुद्धिज्म का जो कार्यकारण सिद्धांत है कि हर कार्य के पीछे कारण है, बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो इवेंट हैपेंड विदाउट काज इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में अकारण कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके पीछे कारण है। ये फैन चल रहा है, कारण है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, कारण है। अभी चले जाएंगे, कारण है। मैं लखनऊ लौट जाऊंगा, आप अपने अपने घर चले जाएंगे। जो आज आए हैं कारण है, जो नहीं आए हैं कारण है। बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू दर्शन में एक कार्य है जिसके पीछे कोई हेतुक नहीं है, वो अहेतुक हो रहा है और बुद्धिज्म उसको स्वीकार नहीं करता। ये हम जब अभी एंशिएंट हिस्ट्री में और बुद्धिज्म पर आएंगे तो उस समय बात करेंगे। प्रतीत समुत्पाद, सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का केंद्रीय सिद्धांत है, उसकी व्याख्या के दौरान हम ये डिटेल में खूब समझेंगे। खैर हाँ, और किसी की कोई बात? इस साइड से कोई नहीं पूछ रहा है, पीछे साइड से नहीं, बोलिए आगे वाले। तो बस ये बातें हैं, है ना। चलिए, टाइम शॉर्ट है तो उसको मैनेज कैसे करें? हालांकि पीटी एग्जाम में टाइम शॉर्ट वाली समस्या नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप तैयारी की शुरुआत किए हों और आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न जब देखें आप, तो आपको कुछ आइडिया ही ना काम करे, तो एक प्रश्न पे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे अभी आपने पीछे से पूछा, और खास करके ये पर्सिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आपने बताया, तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके टाइम को किल्स कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक पहली निगाह से देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि अगर वो आपके समझ के इर्द गिर्द कहीं पर रुक पा रहा है, ठहर पा रहा है, तब तो उसको टाइम दें। अन्यथा, और ऐसे 4-5 क्वेश्चंस होंगे, आप आगे बढ़ जाएं और उनको बाद के लिए छोड़ दें। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम को किल करने के लिए होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। उनको तो शॉर्ट टाइम तब होगा जब बहुत, आप कह सकते हैं कि हार्ड प्रश्न होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे। और ये हार्ड क्वेश्चन बहुत जो होंगे, इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है, 5-6 हो सकते हैं 4-5 के बजाय। तो आप थोड़ा सा इन्हें बाद के लिए छोड़िए और एक बार फिर से विचार करिए, अन्यथा इनको छोड़ ही दीजिए। और ये केवल जीएस के पेपर में नहीं, ये सभी में है, सीसैट में भी है, और किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, ना केवल सिविल के लिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो उनमें उलझे ना, मतलब आप
कठिन से सरल की ओर की नहीं। हालांकि मैं बात बोलना नहीं चाहूँगा कि कठिन से सरल, कई बार कठिन की बात भी पहले की जाती है। आपको सरल से कठिन की ओर बढ़ना है, कि मतलब ये शिक्षण सूत्र भी है, और लर्निंग कैसे होती है, अधिगम कैसे होता है, हमारा मस्तिष्क मेंटल कैटलॉग सेरिब्रम सीखता कैसे है, इन सब मुद्दों पे भी हम थोड़ा थोड़ा, हालांकि समय कम है, हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बात तो कर ही लेंगे। तो एक तो ये है कि हार्ड प्रश्न को देखें, अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये बहुत टफ है तो उन्हें छोड़े, आगे बढ़े, बहुत टाइम ना लगाएं। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन अभी जिसने पूछा कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपकी का अध्ययन बहुत ही डेप्थ में होगा। इसका एक बहुत ये इसका मानक ही है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। स्टेटमेंट का, कथन का क्वेश्चन, कारण का क्वेश्चन, चूंकि उसमें कंडीशंस है, उसमें दशाएं हैं, और दशाओं को आप तभी समझ पाएंगे जब आप कंडीशंस के बैकग्राउंड को समझे होंगे, पृष्ठभूमि को समझे होंगे। जैसे सपोज, जैसे आपको अगर यहां से नीचे उतरना है इस बिल्डिंग से, तो यह जरूरी है कि आपको यह पता हो कि सीढ़ियां किधर हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इस बिल्डिंग से नीचे उतरना हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीढ़ियां किधर हैं, अन्यथा फिर आप पहले सीढ़ी को ढूंढेंगे और उस ढूंढने में टाइम जाएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कथन कारण वाले हैं, तो ऐसे में आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, पृष्ठभूमि पता हो, वो क्वेश्चन कैसा है, और जब तक डेप्थ स्टडी नहीं होगी आप इनको नहीं कर पाएंगे। इनको भी मेरा मानना यह है कि अगर अध्ययन बहुत पॉइंट वाइज आपने किया है, शॉर्ट में किया है, और यही सबसे तो बचना है भाई। अगर आपकी स्टडी कुछ ऐसी है जो बिंदुवार तरीके से पढ़ा है आपने, तो फिर आप इस तरह के प्रश्न नहीं कर पाएंगे, एकदम नहीं कर पाएंगे। इनमें बहुत कॉन्सेप्ट छिपा होता है, एक का दूसरे के साथ रिलेशन छिपा होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? फिर आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए तो डेप्थ स्टडी है। तो सही मायने में अगर आपने थोड़ी ही स्टडी अभी की है और अवधारणात्मक अध्ययन नहीं किया है, और जब अवधारणात्मक अध्ययन की बात आती है तो मैं यही कहूँगा, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि इस स्टेटमेंट के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी समझते हैं ना? अवधारणात्मक अध्ययन, और अवधारणात्मक अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि आप एनसीईआरटीज का अध्ययन करें। बात वहीं पे आ गई ना? अब इसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। अब आप कह रहे होंगे सर हमने तो 1-1.5 साल 2 साल ऐसे लगा दिए, हमारा तो सर ग्रेजुएशन भी हो गया, मैं पीजी कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ तो 2 साल पहले हुआ है, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ तो लगभग 3-4 महीने में लगातार अगर 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे, तो लगभग 2.5-3 महीने तो लग ही जाएंगे। फिलहाल इसका जो एनसीईआरटी की स्टडी का एक मोटा मोटा फार्मूला है वो ये है, 75 × 75। 75 पेजेस अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो लगभग 75 दिन में, 75 दिन का मतलब कितना हो गया भाई? 2.5 महीने। अब लेकिन शुरुआत में 75 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब थोड़ा सा मैं जिस मुख्य बिंदु पे मैं चर्चा करना चाह रहा था वो मैं वहां पे आ गया, और आपके प्रश्नों से ही आया है। अब थोड़ी देर मुझे एनसीईआरटी पे ही बात करना है। मैं सीधे एनसीईआरटी पे बात करता ना तो वो कम अच्छा होता है। तो हम लोगों का, मेरा मानना ये है कि पहले आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें हम समझें और उन जिज्ञासाओं के सलूशन की तरफ बढ़ें, और उसी में से जो हमें बातें कहनी हम कह दें। अब हम लगभग 10-15 मिनट तक एनसीईआरटी पे बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये बात है, ठीक है? तो इसमें जैसा मैंने अभी बताया, हम लोगों ने देखा कि 75 × 75, 75 पेजेस अगर हम पढ़ रहे हैं तो 75 दिन में ये
अगर 75 पेज हम पढ़ रहे हैं तो 75 दिन में, हालांकि शुरुआत में इतना नहीं हो पाएगा, शुरुआत में इतना नहीं हो पाएगा। आप शुरुआत में मान लीजिए 30-40 पेज रोज पढ़ रहे हैं, 30-40 पेज पहली रीडिंग एनसीईआरटी की, और आप एनसीईआरटी 6 से लेकर के और 12 तक, जरूरी नहीं है कि एक साथ पूरा आप कलेक्ट कर लें, आप कुछ पहले परचेज करें, उनकी स्टडी करें। क्या एनसीईआरटी कितने लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा है? अच्छा, आपने पढ़ा है, और कोई पढ़ रहा है? अच्छा, आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसी पे बात करने चाह रहा हूँ। तो जैसे शुरुआत में आपने 30-40 पेजेस, आपकी जो अध्ययन दर है, स्टडी रेट है, आप दिन में इतना पढ़ पा रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। और ये अचानक नहीं होगा। सवाल ये है फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, देखिए सिविल की तैयारी के लिए घंटे ना निर्धारित करके बल्कि टारगेट निर्धारित किया जाए, घंटे के बजाय टारगेट। जैसे आज हमें एक दिन में इतनी चीजें पढ़ लेनी है, एक हफ्ते में यह टारगेट पूरा कर लेना है, एक महीने में इतना, और एक साल में इतना। इस तरह का एक मोटा मोटा खाका बना लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जरूरी नहीं है कि वो खाका आपका जिस हिसाब से आप बनाए वो पूरा ही हो जाए, थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि आप सोशल लिविंग बीइंग हैं। तो कभी कोई सोशल फंक्शन होगा, उस सोशल फंक्शन में आपका पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन जब आप एक खाका तैयार किए होते हैं मस्तिष्क में, तो अगर वहाँ जब वो पूरा होता नजर नहीं आता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट कार्य कर रहे हैं, जब वो खाका जो आपने खींच रखा है, अगर वो मान लीजिए आपने एक हफ्ते तक पढ़ा, फिर एक आप कार्यक्रम में चले गए, 2 दिन उसमें चले गए, फिर आप अपनी गति को बढ़ा देते हैं उस टारगेट को पूरा करने के। ये है सिविल, इससे अचीव होगा कि मेरा 2 दिन चला गया, मेरा एक हफ्ते के अंदर ये टारगेट था, और यही करना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई चमत्कारिक कार्य करना होता है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क करना है, और स्मार्टनेस के साथ। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत मस्ट है। मतलब आप ये नहीं कि एक हफ्ते तो 10 दिन खूब पढ़ा और फिर 3-4 दिन पढ़ा ही नहीं। यही सबसे बड़ा लैक है, यही सबसे बड़ी क्राइसिस है, विडंबना है शिक्षा में। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आप 15 घंटे रोज 1 महीने तक, मतलब 15 घंटे रोज पढ़ना और 1 महीने तक पढ़ना, ये आसान काम है। मगर 8 ही घंटे पढ़ना और 365 दिन पढ़ना, ये टफ काम है। और जो ये करता है वही इस एग्जाम के लिए बना है। मेरी बात समझ गए आप? मतलब आप 15 घंटे कि हमें नहीं, आपके अंदर एकदम से ये कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है, और 1 महीने तक आपने 1.5 महीने 2 महीने तक पढ़ लिया, फिर आपके अंदर जो वो जिज्ञासा थी बहुत ज़्यादा कि नहीं, वो नहीं रही, फिर आप पढ़ ही नहीं रहे, फिर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ ही नहीं रहे। लेकिन आप 8 से 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं, इतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 365 दिन पढ़ रहे हैं साल में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा मायने रखता है इस एग्जाम के लिए। और मुझे लगता है कि केवल सिविल के लिए नहीं, ये सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और अब ये तभी हो पाएगा जब आपके मस्तिष्क में कंसिस्टेंसी होगी, स्थिरता होगी। तो इस एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी, स्थिरता भी आवश्यक है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति कितना स्थिर चित्त हैं, कितना आप स्थिर होकर स्टडी कर पा रहे हैं, वहाँ पोस्ट से कितना बाहर है। और फिर मैं आज बोल दूं आपको, सबसे पहले आप वहाँ पोह की स्थिति से बाहर निकलें। अगर आप वहाँ पोह में हैं कि कर्तव्य विमूढ़ है, तो समझ लीजिए ये मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। और मेरा तो मानना यह है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ इस समय है निश्चय करना, निर्णय कर पाना कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके लिए हल्का सा आप टाइम लगा रहे हैं, 1 हफ्ते 10 दिन आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, किसी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप जब इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे अब हमें ये करना है,
फिर तभी आप उसे कर पाएंगे। फिर दुनिया की कोई भी विडंबना, दुनिया की कोई भी दिक्कत, क्राइसिस फिर आपको रोक नहीं पाएगी। अन्यथा फिर आप जब तक निर्णय नहीं कर पाते हैं, आप तो हर स्टेप पे आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ऐसा है ऐसा है। अब मान लीजिए जो अभी एग्जाम, इसी को हम लेते हैं, पीसीएस आरओ का एग्जाम लीक हो गया, पीसीएस की डेट टालनी पड़ी। ऐसा बहुत कम हुआ है यूपी पीएससी के इतिहास में। अब इसकी वजह से अगर आप नर्वस हो जाएं तो ऐसा तो है नहीं कि होता ही रहेगा। अरे क्या तैयारी करें, कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है यूपी पीएससी का, तो फिर आप बहुत मन लगा के नहीं कर पाएंगे। इन सब ऊहापोह से आपको निकलना होगा। और अभी जैसे आप ये समझिए, अभी कोई डेट तो निश्चित नहीं है, लेकिन अभी डेट जुलाई, मान लीजिए जुलाई का अनुमानित है, और उस समय तक अगर डेट कोई आ जाए और 1 महीने पहले 2 महीने पहले आ जाए, तो फिर उतने कम समय में तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा इसके लिए। वो चाहे आरओ को आप टारगेट बना रहे हैं, चाहे वो पीसीएस है आपका, और फिर आरओ पीसीएस में अंतर क्या है, हिंदी को छोड़ दिया जाएगा तो यूपी पीएससी दोनों एग्जाम कराता है। तो आप दोनों में बैठे बीओ, अभी हम इस पर बात भी कर लेंगे। अभी जैसा एक लोगों का ये प्रश्न था कि इसके लिए क्या हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, तो ये एग्जाम ठीक है। हम ये कह रहे थे कि एनसीईआरटी को आप इस तरह से यहां से शुरू करें। पहली रीडिंग आप थोड़ा सा फास्ट करें, जो फर्स्ट रीडिंग होगी एनसीईआरटी की वो थोड़ा सा तेजी के साथ पढ़ें। अब आप ये ना सोचें कि सब समझ में आएगा, और इसमें जो पुराने लोग हैं अगर वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उन्हें ये लगेगा सर एनसीईआरटी में तो कोई तथ्य ही नहीं है, सर एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी से तो ज्यादा हमने तथ्यों का संग्रह खुद ही कर लिया है। तो वो तथ्यों के संग्रह के लिए नहीं है जनाब, वो अवधारणात्मक विकास के लिए है, वो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए है, वो विषय वस्तु की बोधगम्यता के लिए है, एक अच्छी समझ के लिए है एनसीईआरटी। इसके लिए एनसीईआरटी होती है, ये केवल तथ्यों के संग्रह के लिए नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पढ़े होते हैं तो फिर जो कभी कभी आप कोई फैक्ट बुक भी आपके हाथ लग जाती है फैक्चुअल, तो भी एनसीईआरटी के आंकड़ों में वो फैक्ट कंसिस्ट हो जाता है, फिट हो जाता है, और वो उसमें इजाफा कर देता है। लेकिन जब आप केवल वन लाइनर बुक पढ़ते हैं तो उससे मेरा मानना है कि उद्धार नहीं होना है, कल्याण नहीं होना है। जिस तरह प्रश्न आ रहे हैं, आप एक डिटेल जिसमें अच्छे से डिटेल में वाली बुक है उसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसको पढ़ते हुए आप अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं या शॉर्ट नोट्स ले रहे हैं। नोट्स तो आप रिवीजन के लिए पॉइंट वाइज बना ले रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट बुक नहीं पढ़नी है कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये इस तरह से, उससे नहीं होना है कुछ भाई। अगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बात बन जाए तो फिर क्या है, तो कौन इतना पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पढ़ करके हो जाएगा, उससे नहीं होना है। तो पहली रीडिंग फास्ट, दूसरी रीडिंग थोड़ा ठहर करके, और हाइलाइटर से अर्थात जो कुछ आप पढ़े रहेंगे उसमें भी आपको कुछ चीजें छोड़ देनी पड़ेगी दूसरी रीडिंग में। और जब आप तीसरी रीडिंग में आएंगे, अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता। जितनी जब दूसरी रीडिंग पढ़े करना शुरू करेंगे तो फिर और कम समय लगेगा, तीसरी में और जब तीसरी रीडिंग आप करते हैं एनसीईआरटी की, तो तथ्यों को दूसरे तथ्यों के साथ को रिलेट करके आप जानना सीख लेंगे। मतलब जैसे मैं इतिहास में बात करूं तो बंगाल, मराठा, अंग्रेज, ये आपको एक साथ इसकी पिक्चर बनने लगे, इसका दृश्य एक साथ आपके मस्तिष्क में बनने लगे, तो आप समझ, मैसूर, इन सब का एक साथ दृश्य बनने लगे, तो अब समझ लेना आपकी तैयारी शानदार हो चुकी है। ये नहीं कि बंगाल पढ़ रहे हैं तो फिर बंगाल ही पढ़ रहे हैं, मराठों के साथ, मैसूर के साथ, अंग्रेजों के साथ, केवल आप बंगाल का नवाब ही समझ पा रहे हैं, और उनके साथ उसका एक कोरिलेशन, उसके साथ एक संबंध
अगर कायम नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब अभी उस मुद्दे के प्रति अवधारणात्मक विकास नहीं हुआ है। और यही दिक्कत है जो एग्जाम में देखने को मिलती है। पढ़ते हैं बच्चे बहुत, लेकिन जैसे ही उसको दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, आपको ये पता होगा कि जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेजली, ये तो आइडिया होगा थोड़ा सा ना, लेकिन क्या वेलेजली ने ही सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी सहायक संधि शुरू किया या फिर भारत ने उसको और किसी ने पहले शुरू किया था? बात समझ पा रहे हैं ना? तो उसके लिए जब लॉर्ड वेलेजली का नाम स्पेशली एग्जाम में होगा तब तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की बात करेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि फ्रांसीसियों ने, है कि नहीं, इसकी शुरुआत किया था और डुप्ले इसका प्रयोग कर चुका था, लेकिन वो उसको बहुत व्यवहारिक रूप नहीं दे पाया था। हाँ, उसे प्रैक्टिकल फॉर्म में और व्यापक रूप देने का काम लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ये सब बातें हैं। तो इसमें एक तो ये कि 75 30 से शुरू करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। तीसरी रीडिंग के लिए आप दूसरे के यहाँ पे कोरिलेशन स्थापित करेंगे, अर्थात उसका संबंध और तथ्य के साथ वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। अब एक बात यहाँ पर और जो आ रही है निकल करके, एक रिवीजन की बात अभी आई। रिवीजन तो इतना मस्त है कि आप, मेरा मानना यह है कि आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे जो भी पढ़ें, अगर संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास है यहाँ पे तो अलग की बात है, आप आ गए, और एक्स्ट्रा क्लास होगी तो 3-4 घंटे की होगी हर संडे। इसको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वनडे की कर रहे हैं या सिविल की कर रहे हैं, मेरा जो अपना मानना है ये सबसे मस्ट है, ये बहुत अपरिहार्य है। जब तक ये नहीं होगा, प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे यही बोलते हैं सर पेपर जो था ना वो बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं सर जो पढ़ा था उसी के इर्द गिर्द था, कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो कुछ प्रश्न तो छोड़ भी दोगे तो भी होगा जाएगा सिलेक्शन। लेकिन फिर बच्चा कहता है सर क्लियर नहीं, कहता पढ़े जो हमने पढ़ा है उसी के आसपास क्वेश्चन थे लेकिन क्लियर नहीं था। ये रिवीजन क्लियरिटी लाएगा, स्पष्टता के लिए बहुत आवश्यक है। और जितने भी ये एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो सही मायने में तो ये है कि उत्तर तो आपके लिए दिया हुआ है ना, ढूंढना है इसको, उत्तर ढूंढना है, दिया हुआ है। तो फिर भी कठिन काम है क्या? कठिन काम है भाई, उत्तर तो दिया है, उसमें ढूंढना है। अब हम ढूंढ इसलिए नहीं पाते हैं कि उस उत्तर को ढूंढने के चक्कर में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन तभी खत्म होगा जब ये होगा, स्पष्टता तभी आएगी जब ये होगा। और 1-2 बार नहीं, लोग पता है आपको